गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं मीरा रानी टीजीटी म्यूज़िक गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगवा डिस्ट्रिक्ट हिसार से आपके सामने एक फिर नया टॉपिक लेकर आई हूँ। आज की क्लास में हम शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत के बारे में समझेंगे। भारत एक ऐसा देश है जहाँ अलग अलग संस्कृतियों के लोग आपस में मिलजुल कर प्यार से रहते हैं और यही कारण है कि भारतीय संगीत में भी विविधता पाई जाती है। देश के हर हिस्से में अलग अलग तरह का गायन, वादन, वाद्य यंत्र तथा नृत्य प्रचलित है, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। ओडिसी उड़ीसा के अंदर किया जाने वाला शास्त्रीय नृत्य। इसके बाद आता है उत्तर भारत का सबसे प्रमुख तथा प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कथक। और कथक के बाद हम बात करते हैं दक्षिण भारत के कथकली नृत्य के बारे में, जो कि अपनी वेशभूषा के लिए और एक्सप्रेशंस के लिए बहुत ही अधिक प्रचलित है। इसके बाद बारी आती है भारतनाट्यम। भारतनाट्यम भी दक्षिण भारत के कई प्रदेशों में किया जाने वाला नृत्य है। मोहिनीअट्टम मोहिनीअट्टम भी भारत का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। अब गायकी की बात करते हैं तो ख्याल गायन भारत में सबसे अधिक गाया जाने वाला शास्त्रीय गायन है। इसमें गायक को अपने भावों को लाने की स्वतंत्रता होती है शास्त्रीय नियमों में बंद कर। और ध्रुपद गायकी भी भारत में एक समय पर बहुत प्रचलित थी। इसे मर्दाना गायकी भी कहा जाता है। इसके लिए गंभीर आवाज़ की आवश्यकता होती है और अधिकतर इसे पुरुष ही गाते हैं। अब हम शास्त्रीय वाद्यों की बात करते हैं तो भारत में सितार, पखावज, तानपुरा, संतूर, सरोद, सारंगी, बांसुरी और कई तरह के ऐसे वाद्य प्रचलित हैं जिनकी पूरे विश्व में अपनी एक पहचान है और इनको गाए और बजाने वाले उत्तम कलाकार हैं। शास्त्रीय संगीत के साथ साथ भारतीय सुगम संगीत भी विभिन्न तरह का है। अलग अलग तरह के नृत्य, अलग अलग तरह के वाद्य यंत्र और गायकी प्रसिद्ध है। वाद्य यंत्रों में एक तारा, सारंगी, बीन, बांसुरी, शहनाई, पंजाब का ढोल, नगाड़ा, मंजीरा, ढोलकी का प्रयोग ज़्यादातर धार्मिक सत्संगों में, भजनों में ढोलक पर ही ताल दी जाती है। ढोल पर पंजाबी भांगड़ा किए जाते हैं, नृत्य किए जाते हैं। ये सभी वाद्य बजाए जाते हैं। बांसुरी भी हमारे सुगम संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों की ही पहचान है। इसी तरह से राजस्थान का एक फेमस इंस्ट्रूमेंट है रावण हत्था, जो कि अपनी मधुर आवाज़ के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। डांसेस में हरियाणा का हरियाणवी डांस, जो कि अपनी थाप और ज़ोरदार ताल के लिए मशहूर है। इसके साथ ही राजस्थान का भवाई डांस, जो कि सर के ऊपर जिसमें नर्तक बहुत सारे घड़े रखकर बैलेंसिंग करते हैं और उसी बैलेंसिंग के साथ साथ नृत्य करते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। इसके साथ ही पंजाब का बहुत ही प्रसिद्ध डांस है भांगड़ा, जो विदेशों तक अपनी पहुंच बनाए हुए है। राजस्थान का कालबेलिया डांस, महाराष्ट्र का लावणी डांस और राजस्थान का और गुजरात का डांडिया डांस भी बहुत मशहूर है। डांडिया में लकड़ी की स्टिक्स लेकर नर्तक उनके साथ थाप देते हैं बीट के साथ और डांडिया खेलते हैं। इसी के साथ कई तरह की गायन शैलियाँ जैसे कि टप्पा, बोलियाँ, गज़ल, भजन, लोकगीत, अलग अलग स्टेट्स के लोकगीत बहुत ही अधिक प्रचलित और मधुर हैं।
अब हम इन्हीं शास्त्रीय और सुगम संगीत के थ्योरी पार्ट की तरफ जाते हैं और जानते हैं कि इनकी विशेषताएं क्या हैं और ये कैसा होता है। भारतीय संगीत अपनी मधुरता, लयबद्धता तथा विविधता के लिए ही जाना जाता है। वर्तमान में भारतीय संगीत का जो रूप हमें दिखाई दे रहा है वह आज के आधुनिक युग की प्रस्तुति नहीं है, बल्कि यह भारतीय इतिहास के प्रारंभ के साथ ही जुड़ा हुआ है। वैदिक कालीन ग्रंथ सामवेद में इसका विस्तृत वर्णन मिलता है। प्राचीन काल में संगीत का प्रयोग ईश्वर की आराधना हेतु किया जाता था। यज्ञ के अवसर पर समूह गान होते थे। संगीत का एकमात्र उद्देश्य तथा लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति ही था। अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि प्राचीन काल की अन्य कलाओं के समान ही संगीत कला भी धर्म से प्रभावित थी, या यूं कहें कि भारतीय संगीत की उत्पत्ति धार्मिक प्रेरणा से ही हुई थी, परंतु धीरे धीरे यह धर्म को तोड़कर लौकिक जीवन से संबंधित होती चली गई और इसी के साथ नृत्य कला, वाद्य तथा गीतों के नए नए रूपों का आविष्कार होता चला गया। समय के साथ साथ संगीत की विभिन्न धाराएं विकसित होती गई। नए नए राग, नए नए वाद्य यंत्र और नए नए कलाकार उत्पन्न होते चले गए। भारतीय संगीत जगत अनेक महान विभूतियों के योगदानों के परिणाम स्वरूप ही इतना विशाल रूप धारण कर पाया है और इन्हीं वाद्यों की वजह से, इन नए रागों की वजह से और नए कलाकारों की वजह से आज का संगीत आधुनिक युग में इतना विकसित हो पाया है। शास्त्रीय संगीत संगीत शास्त्रों के नियमों व सिद्धांतों की सीमाओं में बंधा हुआ है। इसमें राग व ताल के नियमों का पालन सख्ती से किया जाता है। इसमें कई शैलियाँ आती हैं, जैसे ध्रुपद गायन शैली, धमार शैली, ख्याल शैली, तराना आदि। ध्रुपद हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की प्राचीन पद्धति है जो ज़्यादातर पुरुष गायकों द्वारा तंबूरे और पखावज के साथ ही प्रस्तुत की जाती है। इस तरह के संगीत में रुद्रवीणा और सुर श्रृंगार वाद्य यंत्र के स्वरूप बहुत प्रचलित रहते हैं। ध्रुपद गायकी ज़्यादातर भक्ति संगीत में प्रयुक्त होती है। ख्याल हिंदुस्तानी संगीत का बहुप्रचलित और आधुनिक रूप है। ख्याल का मतलब विचार, सोच। इस संगीत पद्धति में गीत की भावनाओं को और उस राग के बारे में अपनी सोच को रागों एवं अलंकारों द्वारा विस्तृत रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। इस प्रकार से ख्याल के संगीत में काफ़ी विविधता मिलती है और साथ ही गायक को अपनी रचनात्मक स्वाधीनता प्रस्तुत करने की छूट मिलती है। तराना हिंदुस्तानी संगीत की एक गतिमय और लुभावनी लयात्मक पद्धति है। अर्थात इसकी गति बहुत ही तेज होती है। अति द्रुत गति में इसे गाया जाता है। इसमें बिना अर्थों वाले शब्दांशों, जिनका कोई भी मतलब नहीं होता, जैसे ना, देरे, धीम, तोम, ताना आदि का प्रयोग करके गाने को वाद्य यंत्र के संगीत जैसी मधुरता और बहाव दिया जाता है।
ऐसा कहा जाता है कि अमीर खुसरो ने तराना पद्धति की शुरुआत की। शास्त्रीय संगीत के बाद अब हम संगीत की दूसरी धारा या प्रकार के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है सुगम संगीत। स्टूडेंट्स, आप सुगम शब्द का अर्थ जानते ही होंगे। सुगम अर्थात सहज या आसान, ऐसा जिसे सरलता से पाया जा सके। सुगम संगीत वह संगीत है जिसका गाना बजाना, महसूस करना तथा सीखना सभी सुगम है और यह संगीत भावों से परिपूर्ण है। हिंदुस्तानी संगीत का यह थोड़ा सा मुक्त स्वरूप है, जिसमें गायकी के अनुशासन और नियमों में तरह तरह के प्रयोग की खुली छूट दी जाती है। ये आम जनता के लिए संगीत का एक सरल और लोकप्रिय प्रकार है। इसमें रागों और अलंकारों के व्याकरण से ज़्यादा श्रोता के लिए संगीत की मधुरता और मन की मनोरंजन की तरफ जोर दिया जाता है। प्यारे बच्चों, हम एक बार फिर से सुगम संगीत के विषय को ध्यान से पढ़ते हैं और समझते हैं। स्वरों की वह रचना जो शब्द, लय और ताल सहित गाई बजाई जाती है तथा जिसमें भावों की भी प्रधानता रहती है, सुगम संगीत कहलाती है। इसे भाव संगीत भी कहते हैं। सुगम संगीत का प्रमुख उद्देश्य जन साधारण के मन को प्रसन्न करना होता है। रेडियो, टीवी पर जो भी आप भजन, फिल्मी गीत, गज़ल और लोकगीत आदि सुनते हैं, वे सभी सुगम संगीत के ही अंतर्गत आते हैं। सुगम संगीत की विशेषताएं इस प्रकार हैं। स्टूडेंट्स, आपने शास्त्रीय संगीत को ध्यान से समझा है। उसमें आपने बार बार यही पढ़ा कि शास्त्रीय संगीत राग और ताल के नियमों में बंधा हुआ होता है, परंतु सुगम संगीत में कोई भी नियमबद्धता नहीं होती। किन्हीं भी स्वरों को ऐसे संगीत की रचना के लिए प्रयोग किया जा सकता है। किसी भी स्वर को किसी भी तरह से संगीत की रचना के लिए प्रयोग किया जा सकता है, परंतु यह रचना हृदय को आकर्षित करने वाली जरूर होनी चाहिए। अर्थात आप स्वरों का प्रयोग, ताल का प्रयोग किसी भी तरह से कर सकते हैं बिना किसी नियम में बंधे हुए, लेकिन वो रचना सुनने में बहुत ही मधुर और आकर्षक लगनी चाहिए। जो भी उसको सुने वो आनंद से विभोर हो जाए। इस संगीत में मधुरता होनी अति आवश्यक है ताकि प्रत्येक इसे सुनकर इसका आनंद ले सके। सुगम संगीत में राग के समान विस्तार नहीं होता। इसे कम समय में ही गाया और बजाया जाता है। सुगम संगीत की रचनाओं को कहरवा, दादरा तथा रूपक आदि तालों में गाया बजाया जाता है। इस संगीत का उद्देश्य मुख्यतः जन साधारण को प्रसन्न करना होता है। इसमें भावों की प्रधानता होती है, शब्दों की तरफ ज़्यादा जोर दिया जाता है। ध्वनि की बजाय शब्द और भावों का प्रधान होना ही सुगम संगीत की मुख्य विशेषता है। सुगम संगीत के आधुनिक युग में मुख्य रूप से 3 प्रकार प्रचलित हैं: भक्ति संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत।
सबसे पहले हम बात करते हैं भक्ति संगीत की। ईश्वर की प्रार्थना या भगवान की लीला का वर्णन जिन रचनाओं में किया जाता है और वो ताल में बांधी गई हों तो भक्ति संगीत कहलाती हैं। इसमें भजन, मंदिरों में गाए जाने वाले कीर्तन के भजन, ईश्वर की आराधना की रचनाएं आती हैं। भक्ति संगीत का मुख्य लक्ष्य ईश्वर की आराधना है और इस श्रेणी में गज़ल भी आ सकती है, गीत भी आ सकते हैं और भजन भी आ सकते हैं। इस प्रकार के संगीत में किसी प्रकार का स्वर विस्तार या तानों इत्यादि का प्रयोग नहीं होता, लेकिन सौंदर्य वृद्धि व भाव प्रदर्शन हेतु मींड, कण, गमक आदि का प्रचुर मात्रा में प्रयोग होता है। विभिन्न रागों पर आधारित सुगम संगीत की रचनाओं का सौंदर्य और भी बढ़ जाता है। कोई भी व्यक्ति जिसे थोड़ा सा स्वर व लय का ज्ञान है, सुगम संगीत का प्रयोग कर सकता है। इसके लिए अधिक अभ्यास की आवश्यकता नहीं है। दूसरा प्रकार है लोक संगीत। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, जन समुदाय का संगीत तथा समाज के सभी वर्गों में इसका प्रचलन है। इसका संबंध किसी देश, जाति या काल के आधार पर किसी विशिष्ट समुदाय के लोगों से होता है। यह संगीत देश काल से प्रभावित होता है। शास्त्रीय संगीत की भांति शाश्वत न होकर यह परिवर्तनशील है। भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों में अन्य विविधताएं होने पर भी शास्त्रीय संगीत तो समान है, पर लोक संगीत में विविधता होगी। इसीलिए हम इसे म्यूजिक ऑफ द पीपल भी कहते हैं, क्योंकि जन साधारण में स्वाभाविक रूप से इसे गाया बजाया जाता है। इसमें लोकगीत, लोक धुनें और वाद्य यंत्र भी आते हैं, जिन पर हर प्रदेश की अलग छाप दिखाई पड़ती है। लोक संगीत के लेखक अज्ञात होते हैं, क्योंकि मौखिक परंपराओं के आधार पर इनका हस्तांतरण व संरक्षण होता है। इनकी धुनें सरल व आसानी से याद होने वाली होती हैं तथा इनका काव्य भी सरल ही होता है। ये संगीत विशेषतः घर गृहस्थी के मांगलिक अवसरों एवं विशेष त्योहारों या उत्सवों पर महिलाओं व पुरुषों द्वारा नगरों, गांव में अपनी अपनी स्थानीय भाषा में गाए जाते हैं, बजाए जाते हैं तथा लोक नृत्यों में स्थानीय वेशभूषा का भी प्रयोग होता है। कहीं कहीं पर केवल पुरुषों द्वारा गाए जाने वाले लोकगीत भी मिलते हैं। लोकगीतों को मुख्यतः दो तरह से बांटा जा सकता है। पहले समूह में सरल व साधारण श्रेणी के गीत आते हैं, जो प्राय घरों में गाए जाते हैं, जैसे कि कृषि के गीत, खेल के समय के गीत, कामकाज या उत्सवों पर गाए जाने वाले गीत। ये रटी हुई होती हैं इनकी धुनें और इनके शब्द हर किसी को। दूसरी प्रकार की श्रेणी में वो गीत आते हैं जो कि प्रेम, बिरहा, फाग, कव्वाली, पहाड़ी धुनें इत्यादि होते हैं। ये किसी राग पर आधारित तो नहीं होते, परंतु इनकी स्वर रचना किसी एक राग या कई रागों से मिलती जुलती होती है। इनकी धुनें सरल तो होती हैं, परंतु उनमें लय का महत्व काफ़ी अधिक रहता है। लय के लिए ढोल, मंजीरा, पखावज, डफ जैसे लोक वाद्यों का प्रयोग होता है। ये गीत
घटनाओं पर आधारित भी होते हैं और इनमें काव्य सौंदर्य का भी काफ़ी महत्व है। इनमें भी गमक के स्वरों का प्रयोग किया जाता है जो इनमें मधुरता और रस लाता है। यही लोक संगीत का सबसे महत्वपूर्ण रूप भी है। अब बारी आती है फिल्म संगीत या चित्रपट संगीत की। लोक संगीत की ही तरह फिल्म संगीत भी जनसाधारण में बहुत ही लोकप्रिय है। यह संगीत का आधुनिक एवं सरलतम रूप है। इसका प्रचार प्रसार रेडियो, टीवी, वीडियो आदि के माध्यम से होता है और यही कारण है कि समाज के हर वर्ग तक इसकी पहुंच बहुत अधिक आसानी से हो जाती है। हालांकि ये लोक संगीत और भक्ति संगीत का मिला जुला रूप है। किसी को भी ज्ञात नहीं कि इन धुनों की रचना किसके द्वारा हुई, लोक संगीतों की या फिर भक्ति गीतों की रचना किसने की, किसी को भी अधिक ज्ञान नहीं है। परंतु फिल्म संगीत का निर्माण, संरचना व निर्देशन सभी कुछ ज्ञात होता है। लोक संगीत में आवाज के सौंदर्य, संगति आदि पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, जबकि फिल्म संगीत में इसका चुनाव बहुत सावधानी पूर्वक किया जाता है। फिल्म संगीत का प्रचार करने व लोकप्रियता हासिल करने के साधन असीमित हैं। फिल्म संगीत शास्त्रीय संगीत के किसी नियम या संयम से नहीं बंधा है, लेकिन संगीत के सर्वमान्य सिद्धांतों का पालन इसमें होता है। इसमें स्वर का माधुर्य, भाषा का सौंदर्य, लय की मादकता सभी को प्रधानता दी जाती है। कर्ण, मुर्की, खटका, अनेक प्रकार के गमकों का प्रयोग इसकी सौंदर्य वृद्धि के लिए किया जाता है और कभी कभी सिनेमा के वाद्य यंत्रों में भी उच्च कोटि की कलात्मकता होती है। मिठास से इसके श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। संगीत निर्देशकों ने भारतीय वाद्य यंत्रों के साथ साथ विदेशी वाद्यों का प्रयोग भी बहुत कुशलतापूर्वक किया है। फिल्मी नृत्य भी भाव, भंगिमा, अंग संचालन पर आधारित होते हैं और इसमें भी संगीत के मूल सिद्धांतों का पालन किया जाता है। इस फिल्मी संगीत की रुचि जनता में एक फैशन और क्रेज़ की तरह से दिखाई देती है और समय समय पर इसमें परिवर्तन होता रहता है। कभी शोर शराबे से भरा डिस्को लोगों को पसंद आता है, कभी संगीत की सरलता और स्पष्टता लोगों को पसंद आती है, कभी राग प्रधान गीत लोग पसंद करते हैं तो कभी लोक गीत भी पसंद करते हैं। यह संगीत इंद्रियों को आकर्षित करता है और इनके गीत हृदय और आत्मा को छू जाते हैं। ये शारीरिक उत्तेजना को भी बढ़ावा देते हैं, जबकि संगीत के अन्य रूप शांति और असीम सौम्यता का पाठ हमें देते हैं।
स्टूडेंट्स, अब आज की क्लास में आप सबने शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत के बारे में अच्छे से जाना। भारतीय संगीत की विभिन्न गायन शैलियों, विभिन्न वाद्य यंत्रों और नृत्यों के बारे में भी अच्छे से समझा होगा। अब हम अभ्यास धन्यवाद। के प्रश्न उत्तर करेंगे। भारतीय संगीत किन किन वर्गों में बांटा जा सकता है? भारतीय संगीत को दो मुख्य वर्गों में बांटा जा सकता है, शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत। सुगम संगीत किसे कहते हैं? वह संगीत जो शास्त्रीय नियमों से मुक्त हो उसे सुगम संगीत कहते हैं। सुगम संगीत की मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं? सुगम संगीत की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। सुगम संगीत में कोई नियमबद्धता नहीं होती। इस संगीत में की गई रचना मधुर और आकर्षक होती है। इसमें राग की तरह विस्तार नहीं होता और कम समय में ही गाया जाता है। इसकी रचनाओं में मुख्य कहरवा ताल, दादरा तथा रूपक आदि बजाई जाती हैं। शास्त्रीय संगीत व सुगम संगीत में अंतर। शास्त्रीय संगीत नियमों में बंधा होता है, सुगम संगीत नहीं होता, बंधनों से मुक्त होता है। शास्त्रीय संगीत की गायकी कठिन होती है, सुगम संगीत की गायकी आसान होती है। शास्त्रीय संगीत में बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, ध्रुपद आदि गाए जाते हैं। सुगम संगीत में भजन, गीत, गज़ल आदि गाई जाती हैं। सही व गलत का चिन्ह लगाते हैं। सुगम संगीत को भाव संगीत भी कहते हैं, सही। सुगम संगीत में राग की तरह विस्तार होता है, गलत। शास्त्रीय संगीत लोक संगीत पर आधारित होता है, गलत। सुगम संगीत को कम समय में गाया जाता है, सही। सुगम का अर्थ है सरल। भारतीय संगीत को कितने भागों में बांटा जा सकता है? भारतीय संगीत को दो भागों में बांटा जा सकता है। शास्त्रीय संगीत किसे कहते हैं? ऐसा संगीत जो नियमों में बंधा हो और जिसके लिए शास्त्र को आधार मानना पड़े उसे शास्त्रीय संगीत कहते हैं। सुगम संगीत के अंतर्गत किस प्रकार के गीत आते हैं? सुगम संगीत के अंतर्गत भजन, फिल्मी गज़ल, लोकगीत आते हैं। सुगम संगीत को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? सुगम संगीत का दूसरा नाम भाव संगीत है। सुगम संगीत की एक प्रमुख विशेषता बताएं। सुगम संगीत नियमबद्धता से मुक्त होता है। सुगम संगीत तथा शास्त्रीय संगीत में कौन सा प्रमुख अंतर है? सुगम संगीत नियमों से मुक्त होता है और शास्त्रीय संगीत नियमों में बंधा हुआ होता है। धन्यवाद।